नॉर्मल हो जाए टेम्परेचर, फिर बंद कर देंगे। ठीक है, आओ। रिटर्न ऑन सिक्योरिटी, सुन रहे हो? रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ ऑन है, ठीक है। रिटर्न ऑन सिक्योरिटी मतलब क्या होता है? कितना कमाया। रिटर्न ऑन सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी सिक्योरिटी में कितना कमाया, उसको क्या बोलते हैं? रिटर्न ऑन सिक्योरिटी। आप दो तरीके से कमा सकते हो। आप क्या कर सकते हो? दो तरीके से, अपन पहले ही पढ़ चुके हैं ये। एक पढ़ते हैं डिविडेंड से, एक कमाते हैं ग्रोथ से, याद है? अरे मैंने शेयर खरीदा, मुझे हर साल क्या मिल रहा है? डिविडेंड। मुझे हर साल क्या मिल रहा है? डिविडेंड। तो मुझे हर साल जो डिविडेंड मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं बेटा? करेंट रिटर्न। क्या बोलते हैं? करेंट रिटर्न। और हर साल डिविडेंड के बाद आखिरी मुझे क्या मिलता है? शेयर प्राइस में ग्रोथ मिलता है। क्या मिलता है? शेयर प्राइस में ग्रोथ। उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल, कैपिटल रिटर्न। क्या बोलते हैं? कैपिटल। करंट रिटर्न क्या होता है? जो रेगुलर इनकम आ रही है उसको क्या बोलते हैं? करंट रिटर्न। आखिरी में जो ग्रोथ हुआ उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल रिटर्न। करंट रिटर्न प्लस कैपिटल रिटर्न में लाके क्या आ जाती है तुम्हारी? टोटल रिटर्न। तुम देख सकते हो, करंट रिटर्न प्लस कैपिटल रिटर्न में लाके क्या जाती है तुम्हारी? टोटल रिटर्न। साफ साफ दिया हुआ है। करंट रिटर्न, द फर्स्ट कंपोनेंट दैट कम्स टू माइंड व्हेन थिंकिंग अबाउट द रिटर्न इज पीरियोडिक कैश फ्लोज। पीरियोडिक कैश फ्लोज मतलब हर बार जो आपको रेगुलरली मिल रहा है। ठीक है क्या? कैपिटल रिटर्न क्या होता है बेटा? जो आपको आखिरी में चेंज मिलता है, प्राइस चेंज के कारण मिलता है। तो टोटल रिटर्न क्या हो जाती है? करेंट रिटर्न प्लस कैपिटल रिटर्न। समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट बोलो। आया? पूरे पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है। अब रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। इसमें दो प्रकार के रिटर्न होते हैं। एक होता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। क्या होता है? और एक होता है एनुअलाइज रिटर्न। सुन रहे हो? एक होता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न और एक होता है एनुअलाइज रिटर्न। समझना ध्यान से। मैंने 1,000 रुपए का एक शेयर खरीदा। कितने का खरीदा? 1,000 रुपए का एक शेयर खरीदा। बात समझ में आ रही है? 3 साल बाद वो कितने का हो गया? 1,200 रुपए का। 3 साल बाद वो कितने का हो गया? 1,200 का। बताओ 3 साल में मैंने कितना कमाया? 3 साल में मैंने कितना कमाया? 1,200 रुपए। क्या भाई? 200 रुपए। कितना कमाया? 200। कितने परसेंट रिटर्न हुआ? 200 अपॉन 1,000 इंटू 100। कितने परसेंट हो गया? 20%। 200 अपॉन 1,000 इंटू 100 क्या हो गया बेटा तुम्हारा? 20%। ये 20% एक साल की कमाई है कि 3 साल की? 3 साल की। इसलिए इसका नाम दिया गया होल्डिंग पीरियड रिटर्न। क्या नाम दिया गया? होल्डिंग पीरियड रिटर्न। जितने महीने तक हमने होल्ड किया उतने महीने में हमने कितना कमाया उसको बोलते हैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न। इसका बहुत सिंपल तरीका होता है, जितना लगाया था जितना हो गया, जितना लगाया था जितना हो गया, उसको माइनस किया, प्लस बीच बीच में जो कमाई मिली, प्लस बीच बीच में जो क्या मिली? कमाई। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, समझना ध्यान से। मैंने 500 रुपए का एक शेयर खरीदा। कितने का? या 5,000 का। 5,000 का क्या खरीदा? एक शेयर। पहले साल में मुझे 50 रुपए डिविडेंड मिला, दूसरे साल में मुझे 150 रुपए डिविडेंड मिला, तीसरे साल में मुझे 200 रुपए डिविडेंड मिला, और आखिरी में दाम कितने का हो गया? 6,500 का। बताओ मैंने टोटल कितना कमाया? बताओ मैंने टोटल कितना कमाया? 50 प्लस 150 प्लस 200, ये कमाया। ये कितना होता है? 200, 300, 400। और 5,000 से 6,500 में कितना कमा लिया? 1,500। ये हो गया करेंट रिटर्न। और ये हो गया कितना बेटा? कैपिटल रिटर्न। टोटल मिलाया कितना हो गया बेटा? 1,900। 1,900 कमाया कितना लगा के? 5,000। कितना लगा के? 5,000। तो बताओ टोटल रिटर्न कितना आया? 1,900 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू 100। कितना परसेंट हुआ? 38% तुम्हारा क्या हो गया बेटा? 38% तुम्हारा क्या हो गया? अरे इन लोग का भी एग्जाम्पल में 38 ही आया है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न मैंने नहीं देखा था, ये देख लो एक बार। इनका एक क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया इनने। इनने फॉर्मूला दिया इतना लंबा पंचायत वाला, ठीक है? वो तुमको देखने की जरूरत नहीं है, तुम सब अपने हिसाब से चलोगे। क्लियर है क्या? आओ देखना। मिस्टर ए इन्वेस्टेड 10,000 इन शेयर्स ऑफ XYZ 10 ईयर्स अगो। 10 साल पहले उसने एक कंपनी में क्या लगाया था? पैसा लगाया था। बोलो हाँ या नहीं? 10,000 रुपए, इंक्लूडिंग री इन्वेस्टेड डिविडेंड। जो डिविडेंड थे वो भी उसको री इन्वेस्ट कर दिए उसने। आखिरी में उसको कितने मिले? 23,800 रुपए। कितने मिले? 23,800 रुपए। बताओ कितने का रिटर्न आया उसको? कितने परसेंट का रिटर्न आया? 138%। 138%। कैसे आया बेटा? 23,800 माइनस 10,000 कितना हो गया? 13,800। 10,000 लगाए कितने कमाए हैं? 13,800। तो 13,800 डिवाइडेड बाय 10,000 कितना हो गया तुम्हारा? 138। ये 138 कितने साल का रिटर्न है? 1 साल का कि 10 साल का? 10 साल में क्या हो गया? 138% आपका क्या हो गया है? रिटर्न। इसको बोलते हैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न। क्या बोलते हैं? होल्डिंग पीरियड रिटर्न। इसी को अगर एनुअलाइज करना चाहूं, एनुअलाइज मतलब 10 साल में 138% कमाया, तो हर साल कितना कमाया?
138 डिवाइडेड बाय 10, 138 डिवाइडेड बाय 10, 13.8। आम जिंदगी में करते तो ऐसे ही करते, लेकिन फाइनेंस में ऐसा नहीं करते। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 138 डिवाइडेड बाय 10 हर साल 13.8 13.8 13.8, आप ऐसा नहीं बोल सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वलाइज करना पड़ेगा, एनुअलाइज करना पड़ेगा। उसका तरीका क्या है बता देता हूं। 1 रुपए में 138% जोड़ो, कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1.38% कितना आ गया? 2.38। 1 रुपए 10 साल में इतने हो गए, 1 रुपए 10 साल में इतने हो गए, तो पर एनम कितने होंगे? टू दी पावर 1/10, टू दी पावर 1/10। अब तो ये बताओ टू दी पावर 1/10 कैलकुलेट कैसे करोगे? हाँ, अरे 12 बार रूट -1 डिवाइडेड बाय 10 +1 मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई, भूल गए? चलो मैं बता रहा हूं करना। 2.38 दबाया, अब 12 बार रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार दबाया, -1 डिवाइडेड बाय 10 +1, बस ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 बार, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 बार, मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 बार, मल्टीप्लाई इक्वल टू 4 बार, ऐसे करके 12 बार। एक सेकंड, वन पॉइंट 1.09 यानी कितने परसेंट हो गया? 9%। इन लोगों ने निकाला है, एनालाइज के निकाला है, ये लो इनने निकाला है 9.06। तुम्हारा भी भैया है क्या? 1.09 यानी 1 रुपए में 9% जुड़ गया, बोलो हाँ या नहीं? अरे 1.09 यानी कितना हो गया? 9%। क्या बात समझ में? -1 इंटू 100, 9.058 यानी 9.06। कुछ याद आया? ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पहले जो कैलकुलेटर ट्रिक सिखाई थी उसमें बताया था। क्या बात समझ में आ रही है? स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालना सिखाया था, क्यूब रूट निकालना। चलो एक बार फिर से बता दूं कैसे करना है। आओ यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, ठीक है क्या? सबसे पहली बात, मैं एक बात बहुत क्लियर बोल देना चाहता हूं। अगर कोई इंसान आज भी कैलकुलेटर रोज अलग अलग यूज कर रहा है, कोई है ऐसा यहाँ पे? अगर कोई ऐसा है तो एक नंबर का नालायक है। जो कैलकुलेटर तुम्हारे हाथ में है, यही कैलकुलेटर तुम्हारे एग्जाम में जाना चाहिए। अब इसको संभाल के रखो। मैंने कभी शुरू से बोला क्या? नहीं बेटा, एक बार जिस कैलकुलेटर में हाथ जम जाता है उसमें हाथ जम जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? अभी तुम एग्जाम के एक दिन पहले ये मत सोचना ओहो अब नया एग्जाम है तो नया कैलकुलेटर लेके जाते, पन्नी लगा हुआ, ज्यादा अच्छा आंसर आएगा। नहीं बेटा, खराब हो जाएगा वो, क्योंकि आपको हैबिट है, आपको पता है कहां बटन क्या सेट है। इसलिए प्लीज अब कोशिश करना, अगर खराब हो गया तो अभी बदल लो, लेकिन कोशिश करो कि जो चल रहा है उसी को चलाएंगे। क्या बात समझ में आ रही? तुमने बदला कैलकुलेटर? नहीं ना, बदला है? चलो ठीक है, देखते हैं इससे सही आंसर आता है कि नहीं। टैक्स प्लस टैक्स माइनस वाले में रिस्क रहता है, हो सकता है एग्जामिनर चेक ना करे, हो सकता है एग्जामिनर चेक कर दे। कई बार इन्विजिलेटर्स नाटक कर देते कि टैक्स प्लस का बटन क्यों है, नहीं अलाउ करेंगे, वापस ले लेते। मैंने इसलिए पहले ही दिन बोला था कि आपके कैलकुलेटर में टैक्स वाला बटन नहीं होना चाहिए, कोशिश करो, ठीक है क्या? आइए एक बार सुन लो, फिर से तरीका बता रहा हूं। यहां देखो, अगर मैं बोलता हूं मेरे पास कैलकुलेटर क्यों नहीं है, मैं इतनी ज्ञान की बातें कर दिया, मेरी कैलकुलेटर नहीं है। चलो ठीक है, 2 मिनट कैलकुलेटर तो 2197 का क्यूब रूट निकालो। भगवान आज भी मैं यही सिखा रहा हूं, जहां से शुरू हुआ था जिंदगी वापस वहीं ले जाती है। 2197 का क्यूब रूट निकालो। कैसे निकालोगे? जो भी नंबर दिया है 12 बाय रूट, क्यूब रूट निकालना है। नहीं बेटा, क्यूब रूट मतलब, अरे माता, क्यूब रूट मतलब डिवाइडेड बाय 1/3। क्यूब निकालने नहीं बोल रहा हूं, क्यूब रूट निकालने बोल रहा हूं। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं याद है कुछ भी तुम लोग को? चलो फिर से बता रहा हूं, एक काम करो, 2 का क्यूब 2 × 2 कितना होता है? 4। 4 का स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करोगे? 4 और स्क्वायर रूट का बटन दबाओ, कितना आ जाएगा? 2 आ गया। कोई डाउट है? नहीं। अब मैं अगर बोलता हूं 2 × 2 × 2 क्या होता है? 8।
2 इंटू 2 क्या होता है 8, क्यूब रूट निकालना है, 2 बार स्क्वायर रूट का बटन दबा के देखो आया क्या, नहीं आया। एक बार दबाने से स्क्वायर रूट आ जाता है, पर 2 बार दबाने से क्यूब रूट नहीं आता, और 3 बार दबाने से फोर्थ रूट नहीं आता। बात समझ में आ रही है? तो ये भूल जाओ कि 2 बार दबाने से स्क्वायर रूट क्यूब रूट हो जाएगा, 3 बार दबाने से फोर्थ रूट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर क्यूब रूट निकालना है, जैसे 8 का ही निकाल के देखते हैं, सबसे इजी। 8 का आंसर क्या आना चाहिए 2, तो क्यूब रूट को बोलते हैं 8 टू द पावर 1/3। क्या बोलते हैं 8 टू द पावर 1/3। जैसे 2 का क्यूब इज 8, बचपन की गणित, ये यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 8 का पावर 1/3, 8 का पावर 1/3। अगर क्यूब रूट निकालना है तो टू द पावर 1/3, क्यूब रूट निकालना टू द पावर 1/3, फोर्थ रूट निकालना तो टू द पावर 4, 10th रूट निकालना टू द पावर 10, टू द पावर 1/10। मतलब समझ गए ना? हाँ या नहीं बोलो? एक काम करते हैं, हम 8 का क्यूब रूट निकाल के देखते हैं कैलकुलेटर से। आंसर क्या आना चाहिए 2, तो लिखो 8, लिखा। अब सुन लेना पूरा प्रोसेस, 12/रूट, 12/रूट, अभी दबाना नहीं, रुक जाओ। 12/रूट टू द पावर क्या है 1/3, टू द पावर क्या है 1/3, तो डिवाइडेड बाय 3, सॉरी 12/रूट -1, 12/रूट -1 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि टू द पावर 1/3 है, +1, पहले -1 किया, टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 +1 हो गया। मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 के 12 सेट। कितने सेट 12 सेट। एक बार फिर से बता रहा हूं क्या करना है, नंबर 12/रूट -1, अब जो भी फ्रैक्शन है, अगर 1/3 है तो डिवाइडेड बाय 3, 1/10 है तो डिवाइडेड बाय 10, +1 मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू कितनी बार 12 बार। समझ में आया क्या? एक काम करो करके देखो, दबाओ 8, रूट हर बार 12 ही होगा, 12 बार दबाएंगे, बस फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 या डिवाइडेड बाय 10 किया था अभी हमने। हाँ हाँ, अब मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार, मल्टीप्लाई इक्वल टू, हाँ 1, अब फिर से मल्टीप्लाई कब है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू, ये आ गया +1, 1 2 3 5 6 7 8 9, अबे ज़्यादा हो गया, एक सेकंड, 8 था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 डिवाइडेड बाय 3 +1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ गड़बड़ है? सही तो आया 8, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 -1 डिवाइडेड बाय 3 +1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब मल्टीप्लाई इक्वल टू एक बार दबाओगे तो 2 1 2 12 सेट दबाने, 2 आगे। समझ में आ गया? हाँ बोलो। नहीं, जब डी में ग्रोथ जोड़ दोगे तो डी बनाता है। डी जो आज का डी है वो D0, उसमें ग्रोथ जोड़ दोगे तो D1 होगा। अब क्वेश्चन पे आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि D0 दिया है कि D1 दिया है, कई बार सीधे D1 दे देता है वो। चलो अच्छा, यहां देख लो, यहां तक समझ में आया? अगला
वैसे यहां पे अपन ने भी क्या किया था, एनुअलाइज रिटर्न निकाला था 10 साल का, एनुअलाइज रिटर्न निकाला था किसका, 10 साल का, तो डिवाइडेड बाय 1/10 किया था, 12 बाय रूट डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1 किया था। हाँ या ना, फटाफट बोलो। अच्छा, इसने सोल्यूशन में गलती की है बुक में, ये देख लो ताकि तुम अगली बार देख के जूझो ना। नहीं यहाँ नहीं किया, ये सही है, ये सही है। 138% और 9%, यहां सही किया, गलती नहीं है। ये देखो, आओ, क्या बोल रहा है वो, उसने लगाए थे 1 लाख, लगाए थे 1 लाख, बीच में कितने मिले, 7.5, फिर कितने मिले, 12,500, और आखिरी में दाम कितना हो गया है, 20,000, सॉरी 7,500 का डिविडेंड मिला, और वैल्यू कितनी हो गई है, 1,12,500, यानी कैपिटल अप्रिसिएशन कितने का मिला है, 12,500 का। तो टोटल कितना कमाया, 12,500 प्लस 7,500, मतलब 1 लाख की चीज कितनी हो गई, 1,12,500 की। कैपिटल अप्रिसिएशन लिखा है ना, कितने की, 12,500 की, तो 1,12,500 की हो गई, तो ग्रोथ कितने का मिला, 12,500 का। बीच में डिविडेंड कितना मिला, 7,500, तो टोटल कितना हो गया, 12,500 प्लस 7,500 कितना हो गया, 20,000। तो 1 लाख में कितने कमाए, 20,000, कितने कमाए, 20,000। रिटर्न बताओ कितना हो जाएगा, 20,000 अगर लगाए तो 30% कैसे हो जाएगा माता, 20%, हाँ मेरे को 30% सुनाई दिया, सही बता, तूने क्या बोली थी, 30 बोले, ठूसा मारा तूने, ठीक है। तो अरे कितना रिटर्न हो गया, 20%, कितने परसेंट हो गया, 20%। कैसे निकालोगे, एक 20 वैल्यू हो गई, और इनिशियली कितनी थी, 1 लाख, तो डिफरेंस कितना आएगा, 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100। कोई डाउट है क्या, नहीं, इनने लिखने में गलती की है, इनने लिखने में, यहाँ पे बच्चा कल को देखे तो जूझ ना जाए, इसलिए बता रहा हूं, क्या नहीं सही किया है, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, फिर आखिरी में किया है -1, आखिरी में क्या किया है, -1, मतलब सही है, पर तुमको अपने हिसाब से ही चलना है। 1 लाख कितने हो गए, 1,20, 1 लाख कितने हो गए, 1,20, तो डिवाइडेड बाय 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100। हाँ या ना, फटाफट बोलो। ये हो गया 20%, ये हो गया 20%, पर ये बिफोर टैक्स है, ये क्या है, ये क्या है, बिफोर टैक्स। मान के चलो इंसान को 30% टैक्स लगता है, क्या लगता है, 30% टैक्स, तो जो डिविडेंड मिला है 7,500, ये हाथ में आएगा कि 30% कट के आएगा, 30% कट के, काटो 7,500 माइनस 30%, 5250। तूने पहले भी 5250 ही बोली होगी ना, मैंने गलत सुना होगा फिर से, नालायक। ठीक है, 12,500 कमाए, इसमें भी 30% कैपिटल एप्रिसिएशन टैक्स लग जाएगा, 12,500 माइनस 30%, 8750, और पहले कितना था, 5250, 14,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, कितना परसेंट आ गया, 14%। तो आपका बिफोर टैक्स रिटर्न कितना है, 20%, बिफोर टैक्स रिटर्न कितना है, 20%, और आफ्टर टैक्स रिटर्न कितना है तुम्हारा, 14%। क्या बात समझ में आई है, सीधे सीधे करना चाहो तो 20% में क्या कर दो, 30% माइनस कर दो, 20% में क्या कर दो, 30% माइनस करो, 14% ही आंसर आएगा। समझ आया कि नहीं आया, पक्का। तो आपने कितने कमाए थे यहाँ पे, 7,500, और यहाँ कितने कमाए थे, 12,500, टोटल कमाए थे 20,000, टोटल कमाए थे 20,000, 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, यानी तुम्हारा रिटर्न कितना हो गया, 20%। ये है बिफोर टैक्स, ये क्या है, बिफोर टैक्स, इसमें 30% टैक्स माइनस कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा, आफ्टर टैक्स। जी तुम भी बड़े दिन बाद आई ना, कहाँ थी, कहाँ बाहर गई थी, अरे वाह बढ़िया, घूम के आई, हाँ शादी में गई थी, अभी तो शादी हो भी नहीं रही, ऐसे ही ट्रिप पे। वेरी वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आएगी, अरे बोलो, चलो एक काम करो, ये क्वेश्चन करो जल्दी फटाक से। 3 years ago, Fred invested $10 in shares of ABC. Each year the company distributed dividends to shareholders. Each year Fred received 100 as dividend. ठीक है क्या, 3 साल में उसको हर साल 100 रुपए डिविडेंड मिला है। सिंस फ्रेड रिसीव्ड 100 डिविडेंड्स इन ईच ईयर, टोटल इनकम कितनी हो गई, 300, और आज उसने 10,000 के शेयर्स को कितने में बेच दिया है, 12,000 में। उसका होल्डिंग पीरियड रिटर्न भी निकाल के दिखाओगे और एनुअलाइज रिटर्न भी निकाल के दिखाओगे। होल्डिंग पीरियड तो इजी है, एनुअलाइज भी इजी है। होल्डिंग पीरियड
एनालाइज्ड। वन प्लस 23%। अब कितने साल इन्वेस्ट किया उसने? 3 साल। तो टू दी पावर 1/3 क्यूब रूट निकाल लो। दूसरा निकाल एनुअलाइज्ड। इंटू 100 -1 इंटू 7%, मतलब 1.07% में बताओगे ना आंसर। आया? 23% सबका आ गया। 23% भी नहीं आया। अबे 3 साल तक 100 कमाए, यानी कितने कमाए? 300। और 10,000 आखिरी में चले कितने हो गए? 12,000, यानी कितने कमाए? 2,000। तो 2,300 डिवाइड बाय 10,000 कितना आ गया? 23%। ये 3 साल का रिटर्न है, पर 1 साल का निकालना है। तो 1 + 23% कितना हो जाएगा? 1.23। 1 + 23% कितना हो जाएगा? 1.23 डिवाइडेड बाय 3 साल है, तो टू दी पावर 1/3। टू दी पावर 1/3। अब करो साथ में 12 बार रूट। -1 डिवाइडेड बाय 3 +1। बस। अब मल्टीप्लाई इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई इक्वल टू 3, 4, 5। करना बेटा 23 नहीं, पहले एक में 23% जोड़ो। अब करो 12 बार रूट। हाँ बस रुक जाओ अब। मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार। 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1.07 -1 इंटू 100, यानी कितना आ गया? 7.14%। 1.07 आंसर थोड़ी लिखोगे, 7.14 आंसर आ गया। हाँ या ना? फटाफट बोलो। ये कॉपी आ गई कैपिटल स्ट्रक्चर की, बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस, और बहुत ही श्रेयांश की कॉपी देख रहे हैं, बहुत ही बुरा प्रेजेंटेशन। क्या बात समझ में आ रही है? मैं एक बार बता रहा हूँ, दीदी ने लिखा है कि क्या क्या गलतियां हैं, फिर भी चाहो तो मेरे से आके एक बार डिस्कस कर लेना, ठीक है क्या? श्रेयांश जैन 20 में से 7 नंबर, ठीक है। नुपुर केडिया 20 में से 8 नंबर, आन्या नामदेव 20 में से 8 नंबर, पलक राय 20 में से 9 नंबर, ठीक है। और कौन है? आस्था पटेल 20 में से 12, नंदिनी 20 में से 12। 12 वाले अच्छे हैं, ठीक है। थोड़ा और बेटर कर सकते हैं अपन इसको, ठीक है। भूमिका मोटवानी 20 में से 5। हाँ क्या? ऐसे नहीं, दोनों करने पड़े। प्रायोरिटी पहले मॉड्यूल की थ्योरी को देना।
जो मैं वही बोल रहा हूं अभी, जो भी, रुक जाओ बेटा, जो भी जिसको समस्या वो अभी नहीं, पेपर के बाद, वैसे तो दीदी के साथ भी एक बार बैठ सकते हो, ठीक है, और अगर लगेगा तो मेरे साथ भी बैठ सकते हो। क्या बात समझ में आ रही? हाँ, गिन लेना, अभी क्लास के बीच में नहीं, क्लास के बाद करेंगे अपन, अभी अपन क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। मैं देना बांटना भूल जा रहा हूँ 2 दिन से, इसलिए मैंने बीच में बांट दिए। क्या बात समझ में आई? चलो छोड़ दो, रख लो, अंदर रखो, अंदर रखो, अंदर रखो, अभी नहीं, अभी कोई नहीं देखेगा मार्क्स। चलो, दीदी ने प्रॉपर लिखा है कहाँ मार्क्स काटे। चलो आओ, ओए छोड़ो जल्दी, यहाँ देखो। हाँ हाँ बेटा, वेरी गुड। आओ यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो, विच इन्वेस्टमेंट परफॉर्म बेटर? म्यूचुअल फंड एक्स विच वॉज हेल्ड फॉर 3 years एंड एप्रिशिएटेड 100 से 150, 3 साल में 100 से कितना हो गया? 150। और दूसरा वाला प्रोवाइडिंग 5% डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बात में? म्यूचुअल फंड भी विच वॉज वेंट फ्रॉम 200 से 320 जनरेटेड 10% इन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर 4 years। क्या बात समझ में आ रही है? बताओ पहले तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न बताओ कितना होगा। उसने क्या बोला? अबे रुक तो जा, कैसे आया 55% 65%? 100 से कितना हो गया? 150, यानी कितनी कमाई? 50 की। कितनी कमाई? 50 की, प्लस 5 रुपए डिस्ट्रीब्यूशन भी मिला है, प्लस 5 रुपए डिस्ट्रीब्यूशन मिला है, कितना हो गया? 55 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, कितना हो गया? 55%। अच्छा, दूसरा कितना है? 200 से 320, कितना हो जाएगा? 120 प्लस 10, कितना हो जाएगा? 130 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, 65%। दिखने में कौन अच्छा लग रहा है, ए या बी? बी, क्योंकि ए का कितना रिटर्न है? 55%, बी का कितना है? 65%, लेकिन ए का 3 साल में और बी का 4 साल में। तो क्या होल्डिंग पीरियड रिटर्न कंपेयर कर सकते हो? नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा? एनुअलाइज। इसको क्या करना पड़ेगा? एनुअलाइज। तो 55%, 1 प्लस 55% यानी 1.55 टू द पावर 1/3, 1.65 टू द पावर 1/4। अरे ये 55% 3 साल में कमाए, ये 65% 4 साल में। इसको एनालाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टू द पावर 1/3, और ये क्या करना पड़ेगा? टू द पावर 1/4। दैट्स इट। निकालो एनालाइज रिटर्न। -1 टू द पावर डिवाइडेड बाई 3 +1। अच्छा, -1 इंटू 100 आखिरी में। हाँ, पहले वाले कितना आया? ये बच्चे आंसर बता रहे हैं ऐसा। पहले का 15.7 स्क्रीन में नहीं थी, और दूसरे का? हाँ, कितना आया? पहले का आया 15.73, दूसरे का आया 13.33। अच्छा, समझ में आया? ये आया कि नहीं आया?
पक्का? दूसरा वाला इतनी देर का लग रही है तुम लोग को? आ गया श्रेयांश, आदर्श? क्यों? क्योंकि 1.55, आप सीधे सीधे 55 को कैसे करोगे? 55 तो परसेंट में है ना, तो एक जैसे अपन आगे खींचने में क्या करते थे, 1.03, 1.23, ठीक है ना, कि 1 रुपए में 10% जोड़ो तो 1.10 लेते हैं ना, वैसे 55% है तो 1.55 है ना, 30% में 1.30। सिर्फ परसेंटेज को कैसे लोगे, एक वैल्यू जोड़ के अपन लेते हैं ना। हाँ, या एक बार, चलो ठीक है, यहां तक समझ में आया, अपन इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। हाँ, नहीं आया, पीछे आदर्श नहीं आया क्या? क्या? -1 × 100। हाँ तो क्या, 13.33। चलो, ओए, पहले वाले का 55 और 65 आया कि नहीं आया ये बताओ। 55 को क्या करना है, 1/3, तो 55 में 1.55, 55 मतलब 1.55, 35 मतलब 1.35 है ना, 60 मतलब 1.60, 50 मतलब 1.50। बेसिक है ये, फाइनेंस में चलता ही है ऐसा, अपन ने पूरा प्रेजेंट वैल्यू करते समय यही किया है। बोलो हाँ या नहीं? तो 55% यानी 1.55, 12 बार रूट दबाओ। -1, 1/3 करना है तो डिवाइडेड बाय 3। 55 लेके चले ना बेटा अपन, डिवाइडेड बाय 3 +1, बस रुक जाओ। मल्टीप्लाई इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई इक्वल टू 3, मल्टीप्लाई इक्वल टू 4, मल्टीप्लाई इक्वल टू 5, मल्टीप्लाई इक्वल टू 6, मल्टीप्लाई इक्वल टू 7, 8, 9, 10, 11 और 12। क्या बात समझ में? कितना आंसर आया? 1.1573। अपन ने एक जोड़ा था, तो अब ये 1.1573 मतलब 1 को हटा दो तो कितना हो जाएगा, 15.73%। या अगर परसेंटेज में एग्जैक्ट निकालना है तो 1.15 है, -1 इक्वल टू, ये आ गया × 100, कितना आ गया, 15.73। आया क्या समझ में? वैसे ही 65% का 12 बार रूट टू द पावर -1 टू द पावर 4 मतलब डिवाइडेड बाय 4 +1, मल्टीप्लाई इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, 3, 4, 5 करके 12 तक। आया समझ में? हाँ या ना बोलो बेटा, आया? ये तुम्हारा पूरा पूरा कॉन्सेप्ट जाता है किसका बेटा, 15.73 और 13.33। बताने का मुद्दा क्या है, देखो पहले क्या अच्छा लग रहा था, 55 और 65, क्या अच्छा लग रहा था, 65, और आखिरी में क्या अच्छा लग रहा है, 15.73। हो सकता है कोई सोच रहा हूं मैंने ज्यादा कमाया, बी वाला सोच रहा हूं मैंने ज्यादा कमाया, पर भाई तूने 4 साल में कमाया, इसने 3 साल में कमाया। क्या बात समझ में आ रही है? दिखने में रिटर्न इसका 55 और इसका 65 था, एक्चुअल में इसका रिटर्न कितना आया, 15.73 और 13.33। ठीक है, जब सही कैलकुलेशन करो तो पूरा डिसीजन ही बदल गया। आया कि नहीं आया, फटाफट बोलो। क्या एनुअलाइज रिटर्न सीख गए हम? हाँ या ना बोलो। चलिए आगे बात करते हैं। एक बार पूरा देख लो जो पढ़ा है। मैं अप्रोचेस टू वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी में जा रहा हूँ। यहां से कहानी थोड़ी सी थ्योरी होने वाली है, लेकिन इजी है, तुमने पढ़ चुका है पूरा, इजी पड़ेगा तुमको। एक बार पूरे में नजर मार लो। मैं 2 मिनट पानी की बोतल से पानी पी के आया, या पानी की बोतल लेके आया।
डन, आ जाओ आगे बढ़े। क्या बेटा? क्या? एक बार अपन इसका आंसर की चेक कर लेंगे अपन, ठीक है। हाँ भाई, क्या दिक्कत है, समस्या दिखा। तेरे से आंसर आ गया ना, इससे आंसर नहीं आ रहा है। 1.55 है ना? कितना आंसर है? 15.73। ये तो आया है, सामने तो किया मैंने। 1/1.55। 12 बार रूट, एक एक वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1/3 +1 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। गलत दबा। 1.55, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1/3 +1 नहीं किया था मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 × 100 15.73 आ रहा है सही। उंगलियां खराब है, कैलकुलेटर सही है। चलो आगे बात करो, ठीक है क्या? शुरू करते हैं से। ओए चलो 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 बेटा, आ जाओ जल्दी से। अब थोड़ी सी थ्योरी है लेकिन इजी है, तुम्हारी पढ़ी हुई है, जल्दी जल्दी आओ, आज चैप्टर निपटा देंगे अपन, ठीक है क्या? चैप्टर का नाम क्या है, टॉपिक का नाम क्या है? फंडामेंटल अप्रोच। अरे कल ही पढ़ाई थी, 3 प्रकार की अप्रोचेस होती है। रिकॉर्डिंग सब चालू है, आज मैंने बंद ही नहीं करी। बेचारे बच्चे 1 2 3 4 जब से यही सुन रहे होंगे, ठीक है क्या? 2 प्रकार की अप्रोच होती है, एक होती है कौन सी? फंडामेंटल। एक कौन सी होती है? फंडामेंटल। दूसरी कौन सी होती है? टेक्निकल। और तीसरी होती है एफिशिएंट कैपिटल मार्केट थ्योरी। मुझे बताओ, क्या फंडामेंटल और टेक्निकल तुमको पढ़ा चुका हूं? फंडामेंटल क्या बोलता है? कंपनी के बेसिक्स देखते हैं, रेशियोज देखते हैं, कैश फ्लो देखते हैं, उनकी कमाई देखते हैं, उसकी वैल्यूज देखते हैं, तब डिसाइड करते हैं कि आपको शेयर लेना है कि नहीं। वो होता है फंडामेंटल अप्रोच। टेक्निकल अप्रोच क्या बोलता है? वो कंपनी के बारे में कुछ जानकारी नहीं करते, वो सिर्फ क्या देखते हैं? चार्ट्स एंड ग्राफ्स देखते हैं। क्या देखते हैं? चार्ट्स एंड ग्राफ। इनका कहना है कि पैटर्न अपने आप को रिपीट करता है, पैटर्न अपने आप को रिपीट करता है, पास में जो वो आगे चल के फिर से होगा। तो वो ग्राफ्स वगैरह देखते हैं, उसको देख के बताते हैं, वो होता है टेक्निकल अप्रोच। क्या बात समझ में आ रही है? फंडामेंटल अप्रोच का एक और कहना है, सुन लेना, वैसे भी आगे फिर से आएगा पर अभी बता दे रहा हूं। फंडामेंटल अप्रोच का जो कैलकुलेशन वाइज ये कहना है, उनका बस ये कहना है कि आज का शेयर का दाम, आज का शेयर का दाम किस पे डिपेंड करता है? कल की कमाई पे। काय पे डिपेंड करता है? कल की कमाई पे। तभी तो हम कंपनी के बेसिक्स देख रहे हैं कि रेशियो कैसे हैं, कैश फ्लो कैसे है, कंपनी कैसी है, क्या है। क्योंकि हम क्या मानते हैं? अगर कंपनी कमाएगी तो शेयर की प्राइस बढ़ेगी, अगर कंपनी नहीं कमाएगी तो शेयर की प्राइस नहीं बढ़ेगी। तो फंडामेंटल अप्रोच क्या बोलती है? फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलती है? क्या होता है? आज का दाम। क्या होता है? आज का दाम। यानी शेयर प्राइस इज इक्वल टू, शेयर प्राइस इज इक्वल टू कल को जो पैसा मिला उसकी प्रेजेंट वैल्यू, ये जो डिविडेंड मिले उसकी प्रेजेंट वैल्यू, और जो आखिरी में शेयर प्राइस हुआ उसकी प्रेजेंट वैल्यू। ये भी तुम कर चुके हो। एक बार बताता हूं, D1 D2 D3 D4। ओए, D1 D2 D3 D4 और आखिरी में जो दाम हुआ वो हुआ P1। समझ आया? आज P0 में खड़े। फर्स्ट ईयर में डिविडेंड मिला D1, सेकंड ईयर में डिविडेंड मिला D2, थर्ड ईयर में मिला D3, फोर्थ में मिला D4। ओहो, क्या क्या क्या? D1 D2 D3 D4 और फिर P1। आज का दाम क्या होगा? P0 क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ D1, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ D2, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ D3, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ D4 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ P1। सबकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी? आज का दाम। हाँ यानी फटाफट बोलो। एक बार याद दिलाता हूं, अगर 1 साल पीछे खींचना है तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/1 + R।
2 साल पीछे खींचना है तो 1/1 + r² या r या n जो भी तुम बोलते हो। 3 साल तो 1/1 + n का क्यूब। याद है 1/1.10 इक्वल टू, फिर इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, कुछ याद आ रहा है? अबे 1 साल पीछे खींचना है, 2 साल पीछे खींचना है और 3 साल पीछे खींचना है। क्या बात समझ में आ रही? अभी कैलकुलेशन आएंगी, मैं कराऊंगा, अभी सिर्फ थ्योरी बता रहा था। हाँ या ना फटाफट बोलो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, फंडामेंटल अप्रोच क्या बोलती है? फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? P0। हाँ या ना फटाफट बोलो। टेक्निकल अप्रोच क्या बोलती है? जो है चार्ट्स एंड ग्राफ्स है, पुराना फ्यूचर मूवमेंट्स पास्ट में डिपेंड करता है। हम चार्ट से पैटर्न एनालाइज करते हैं, पैटर्न को देख के समझते हैं कि आगे का पैटर्न कैसा बनेगा। वो पैटर्न वैसा बनता है तो हम शेयर को खरीद लेते हैं या हम शेयर को बेच देते हैं। ये कौन बोलता है? टेक्निकल। बोलो हाँ नहीं। सबसे अच्छा आदमी एफिशिएंट कैपिटल मार्केट थ्योरी। उसने बोला तुम सब पागल हो, तुम लोग फालतू काम कर रहे हो, शेयर मार्केट को बीट करना किसी इंसान के बस में ही नहीं है। हम क्या सोचते हैं, आगे चल के शेयर प्राइस बढ़ने वाला है तो आज खरीद लो, आगे चल के शेयर दाम गिरने वाला है तो आज बेच दो। मतलब हम शेयर मार्केट को हराने की कोशिश करते हैं। एफिशिएंट कैपिटल मार्केट थ्योरी, नाम में ही है एफिशिएंट। शेयर मार्केट का ये कहना है, एफिशिएंट कैपिटल मार्केट थ्योरी का ये कहना है कि शेयर मार्केट जो है वो एफिशिएंट है। वो क्या है? एफिशिएंट। सारी इंफॉर्मेशन सबके पास अवेलेबल है, जो दाम है वही करेक्ट दाम है। आप ये मत सोचो कि कोई शेयर ओवर प्राइस है या कोई शेयर क्या है, अंडर प्राइस है। तो आप कुछ भी कर लो, एनालिसिस नहीं कर सकते। आप पता ही नहीं लगा सकते कि दाम क्या होने वाला है। जो दाम चल रहा है वही क्या है, करेक्ट दाम है। कोई शेयर अंडर प्राइस नहीं है, कोई शेयर ओवर प्राइस नहीं है। इसीलिए आप कुछ पंचायत मत करो, जो मार्केट का है वही दाम है, कुछ आप नहीं कर सकते हो। मतलब इंडिविजुअल कैन नॉट बीट द मार्केट। एफिशिएंट कैपिटल मार्केट थ्योरी, क्या एफिशिएंट कि मार्केट क्या है, अपने आप में एफिशिएंट है। कैपिटल मार्केट्स अपने आप में क्या है, एफिशिएंट है। पर इसने इसमें 3 असम्पशंस डाले। क्या डाले? 3 असम्पशंस। क्या थे वो 3 असम्पशंस? बता दूं कहां लिखा हुआ है वो मेन लाइन इतनी पंचायत में? For market efficiency, there are 3 essential conditions. All information is cost of free available to और market participant, सबको सब कुछ पता है, सारी खबरें सबके पास हैं। दूसरा क्या है? नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तीसरा क्या है? इन्वेस्टर्स सिमिलरली व्यू द implications of available information on the current price and distribute the future prices of each security। जो इंफॉर्मेशन मार्केट में है, हर कोई उस इंफॉर्मेशन को क्या करता है, सेम तरीके से परस्यू करता है और सेम प्रकार का डिसीजन लेता है। जबकि बताओ ये तीनों असम्पशन सही है कि गलत है? अरे सरासर गलत है। पहली बात, क्या सबको सब इंफॉर्मेशन पता है? नहीं भाई। रिलायंस के करीबी लोगों को जो पता होगा उनको रिलायंस के बारे में पता होगा क्या? नहीं। ये रोज स्टॉक मार्केट देखती पढ़ती, जो उसको पता होगा मेरे को पता होगा क्या? नहीं। सबको सब कुछ पता नहीं है। क्या बात समझ में आ रही? इसीलिए तो किसी का शेयर प्राइस कोई सोचता है कि खरीदना और कोई सोचता है बेचना है। कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, क्योंकि किसी को लग रहा है अच्छा नहीं है, किसी को लग रहा है अच्छा है। ये बोल रहे हैं सबको सब कुछ पता है। दूसरी चीज क्या बोलती है सबसे बढ़िया? नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जबकि हर ट्रांजैक्शन में क्या लगती है, आपकी एक कॉस्ट लगती है, ब्रोकरेज वगैरह आपको देनी पड़ती है। और तीसरा तो गजब ही बोल दिया इन्होंने, क्या है? एक ही इंफॉर्मेशन को सब लोग एक तरीके से परस्यू करते हैं, जबकि नहीं। कोई एक इंफॉर्मेशन मार्केट में आती है, कोई उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है और दूसरा उसको थ्रेट की तरह देखता है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कि इनका क्या तीसरा असम्पशन था कि सब लोग एक जैसा देखते हैं, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। तो हमने 3 थ्योरीज पढ़ी, एक फंडामेंटल, एक टेक्निकल और एक एफिशिएंट कैपिटल मार्केट थ्योरी। बड़ी पंचायत लिखी हुई है एफिशिएंट कैपिटल मार्केट थ्योरी में। मैंने आपको मेन मुद्दा जो इसका होता है वो बता दिया है। मैं चाहता हूं कि आप एक बार रीड करके आएंगे। ये देखो, ये मेन लाइन है। इन शॉर्ट, इफ दीज थ्योरीज आर टेकन इनटू द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म, मतलब जो एग्जैक्टली इन लोग क्या बोलना चाहती हैं, फंडामेंटल से दैट security is worth the present value of stream of future income to be received from the security। वही जो मैंने बोला, फंडामेंटलिस्ट क्या बोलते हैं, फ्यूचर कैश फ्लोस का प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर कैश फ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू। टेक्नीशियंस assert that the price ट्रेंड डेटा शुड बी स्टडीड रिगार्डलेस ऑफ द अंडरलाइंग डेटा। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन हो, आपको क्या ट्रेंड और चार्ट और ग्राफ देखने चाहिए। Efficient theories contend that a share stock is generally worth whatever it is selling for। जो दाम है वही दाम है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। There are 4 confusing terms in which appearing the फालतू परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेन चीजें आप समझ गए हो। हाँ या ना फटाफट बोलो, आया कि नहीं आया? आ गया? चलो, अब ये केस स्टडी नहीं पढ़ना, मत समय खराब करना बिल्कुल भी अपना, सीधे आ जाओ। अब इन लोगों ने एक एक करके तीनों अप्रोचेस समझाई है। पहली कौन समझाई? फंडामेंटल। दूसरी कौन सी समझाई बेटा?
ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस। चलो फंडामेंटल का प्रैक्टिकल में बाद में कराऊंगा। ऑल्टरनेटिव अप्रोच में पहली कौन सी है? रैंडम वॉक थ्योरी, ये नहीं बताई। एफिशिएंट मार्केट थ्योरी वही जो मैंने बताई। और तीसरा क्या है? कैपम मॉडल। कैपम पढ़ा हुआ है क्या? भूसा मारा मैंने, ऊपर ऊपर पढ़ाया था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। अबे इतने क्वेश्चन किए, कहां से ऊपर ऊपर किया? आर एफ प्लस। कछु याद है? नहीं याद है? ओके, जीवन में दुख है मतलब। चलो कोई बात, फिर ये चैप्टर खत्म है, ठीक है क्या? मैं एक बार तुमको ये वो बता देता हूं, एफिशिएंट मार्केट थ्योरी और रैंडम वॉक थ्योरी। रैंडम वॉक थ्योरी तो एफिशिएंट मार्केट थ्योरी का भी बाप था। वो क्या बोलता था पता है? बोलता है तुम लोग और पगले हो, तुमको बिल्कुल शेयर मार्केट पकड़ने की जरूरत नहीं है। ये जो बोल रहा है ना चार्ट आर्ट देखो कुछ नहीं होता, ये जो बोल रहे हैं ना फंडामेंटल देखो कुछ नहीं होता। बोलो शेयर मार्केट इज जस्ट लाइक अ वॉक इन द गार्डन, एवरीवेयर इज मूविंग वेरेवर दे वांट टू। मतलब हर कोई कहीं भी घूम रहा है। शेयर मार्केट में कुछ भी हो रहा है, कभी भी दाम बढ़ रहा है, कभी भी दाम घट रहा है, आप उसको एनालाइज नहीं कर सकते, ना डेटा से ना किसी से। नाम सही है रैंडम वॉक। नाम क्या है? रैंडम वॉक थ्योरी। दाम अपने हिसाब से रैंडमली बढ़ रहे हैं, अपने हिसाब से घट रहे हैं, ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, मत परेशान हो। एफिशिएंट मार्केट तो फिर भी बोल रहा था कि एफिशिएंट है, जो दाम है वही सही दाम है, मत दिमाग लगाओ। ये तो बोलता जो दाम सही है वो भी नहीं है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, फालतू घर में बैठे रहो, है ना। मार्केट, शेयर मार्केट इज जस्ट लाइक अ रैंडम वॉक, जो हो रहा है उसे होने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम उसको एनालाइज लगाओ। इट इज प्योर तुक्का, इट इज प्योर तुक्का, इट इज रैंडम वॉक, कभी भी बढ़ेगा कभी भी घटेगा। क्या बात समझ में? ये किसने बोला था? रैंडम। द इन द फंडामेंटल एनालिसिस फैक्टर्स सच एज इकोनॉमिक लिखा हुआ है। देखो फंडामेंटल क्या बोलता था? इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस इंडस्ट्री फैक्टर से फर्क पड़ता है। और क्या बोलता था? जबकि ऑन द अदर एंड प्राइस वॉल्यूम इंफॉर्मेशन, टेक्निकल क्या बोलता था? प्राइस वॉल्यूम से फर्क पड़ता है। देयर इज अनदर अप्रोच व्हिच नेगेट्स द बोथ। एक ने बोला फंडामेंटल भी गलत है और टेक्निकल भी गलत है, निगेट्स बोथ फंडामेंटल एंड टेक्निकल। दिस अप्रोच हैज बीन बेस्ड अपॉन द रिसर्च एम्ड एट According to this theory, share prices will rise and fall on the whims and fancies of manipulative individual. कुछ manipulative individual हैं जो अपने हिसाब से मार्केट को चलाते हैं। As such, the movement in share values is absolutely random, and there is no need to study the trends and movements prior to making investment decisions. No sure prediction can be made for further movement or trend of a share price based on the given price at a particular moment. The random walk theory is inconsistent with technical analysis. जो random walk theory है वो technical के एकदम विरोध है। तो जब random walk theory की थोड़ी सी बुराई की गई कि बोले तो तुम तो कुछ भी बोल रहे हो ही नहीं सकता, तो थोड़ा सा इसने पक्ष, पहले ये एकदम न्यूट्रल था, ये बोलता टेक्निकल भी गलत है और फंडामेंटल भी गलत है। आगे चल के इसने थोड़ा थोड़ा पक्ष किसका लिया? फंडामेंटल का। टेक्निकल का तो एकदम ही गलत बोल दिया। कि बात समझ में आ रही है? बोला हाँ फिर भी इकोनॉमिक से फर्क पड़ सकता है, प्रॉफिट ऑफिट से फर्क पड़ सकता है, लेकिन चार्ट आर्ट तो सब ऐसे ही बकवास है, उनसे कुछ नहीं होता। तो इसने ज्यादातर फिर धीरे धीरे क्या किया? इसने फंडामेंटल कर लिया। बेसिकली रैंडम वॉक थ्योरी क्या बोलता था? इट इज अ रैंडम वॉक, नोबडी कैन predict, there is no need to predict, no one can predict। समझ में आया कि नहीं आया? एफिशिएंट मार्केट थ्योरी क्या बोलती थी? सब कुछ परफेक्ट है, शेयर प्राइस एकदम बराबर है, ना अंडर प्राइस है ना ओवर प्राइस है, कोई किसी का बाल बाका मत कर सकता। ये उन्होंने बोला है कि जो उनके असम्पशंस थे। ये देखो एक बार ये देख लो, स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, सेमी स्ट्रॉन्ग और वीक फॉर्म, तुम खुद ही नाम से समझ सकते हो। स्ट्रॉन्ग फॉर्म मतलब एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है, पूरी इंफॉर्मेशन सबको अवेलेबल है। अरे जो अंबानी को पता है वो मेरे को भी पता है, ऐसा ये बोल रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? कि अंबानी अपनी कंपनी के बारे में जितना जानता है पूरी इंफॉर्मेशन काय में अवेलेबल है? पब्लिक डोमेन में। ऑल इंफॉर्मेशन इनसाइड एंड पब्लिकली अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। आम जनता को सारी खबर है, इसलिए उन्होंने शेयर प्राइस का दाम एकदम सही लगाया हुआ है, ना बढ़ने के चांसेस ना घटने के। जो आगे होगा वो वैसे ही सबको पता चलेगा, जो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ या ना फटाफट बोलो। दूसरा क्या हुआ? सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म, ओनली हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन इन पब्लिक डोमेन। पुराना जो हो चुका है वो ही डेटा अवेलेबल है, जो अभी चल रहा है या जो होने वाला है वो प्लान्स किसी के पास नहीं है। तो थोड़ा सा ये अपनी बातों से मुकरा। तीसरे में तो क्या बोल दिया? ऑल पब्लिकली इंफॉर्मेशन इज इन पब्लिक, ऑल पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन इज इन पब्लिक डोमेन। जो भी सिर्फ पब्लिक वाली इंफॉर्मेशन है वही अवेलेबल है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इसने बोला ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट, इसने बोला पब्लिक एंड प्राइवेट लेकिन हिस्टोरिकल। ठीक है क्या? इसने बोला ओनली पब्लिक इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन, मतलब जो पब्लिक में है
वो सारी पब्लिक को पता है, कंपनी के अंदर किसी को नहीं पता। अरे ये भी गलत है, पब्लिक में भी जो है वो सारी पब्लिक को पता नहीं है। जो तुम जानते हो मैं नहीं जानता, जो मैं जानता हूँ कोई और नहीं जानता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये इनका था एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। हाँ या ना फटाफट बोलो। क्या मैं होमवर्क दूं? क्या मैं चाहूं कि तुम ये रीड करके आओगे पूरा, और नहीं बनेगा तो मैं पूरा क्लास में रीड करा दूंगा, लेकिन एक बार रीड करके आओगे? हाँ या ना बोलो। कंपल्सरी होमवर्क है, जितना आज पढ़ाया उतना रीड करके आना है। मैं 2 मिनट रुक पूछ के आऊं कितनी क्लास और खींच सकता हूं। हाँ, तो फिर इनकी क्लास अब मेरे बाद छुट्टी है? अरे मैं खींच सकता हूँ, बढ़िया, खत्म करता हूँ चैप्टर। आ रहा हूँ 10 मिनट से। ठीक है। हाँ भैया आ जाओ, बहुत टाइम है अपने पास, पढ़ सकते हैं अपन। चलो, यहाँ तक समझ में आया? एक काम करो, 5 मिनट का टाइम दो, इसमें नजर मारोगे कि आगे बढ़ूं? खाना खा लेते हैं। चलो एक काम करो, 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, खाना खा लो, फिर अपन कंटिन्यू करेंगे, चलेगा?